तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आज की इस नई क्लास में। दोस्तों ये हमारी आज की तीसरी क्लास है। 2 क्लासें जो हुई है इनमें हमने 1 से 30 और 30 से 60 तक के प्रश्न कर लिए हैं और आज हम 61 से 90 तक के जो प्रश्न करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस क्लास में ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न है, कोयल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है 61 नंबर, डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त होता है? डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जिसमें स्लाइड खिसकाकर गियर को इंगेज किया जाता है। कॉन्स्टेंस मेश गियर बॉक्स जिनमें गियर पहले से ही यहाँ पर है, मेश रहता है, केवल उसकी जो डोग होती है उसको मेश करके गियर को एंगेज किया जाता है। डबल मेश गियर बॉक्स और ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता है कि जो डोजर होता है इसमें स्लाइडिंग मेश जो गियरबॉक्स होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोजर डोजर ट्रैक्टर चेन टाइप में स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स से उपयुक्त होता है, जबकि आधुनिक ट्रैक्टरों में कांस्टेंट या स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स है वो प्रयोग होता है। डोजर में, डोजर किसे कहते हैं? होता तो ट्रैक्टर ही है लेकिन वो होता है चेन टाइप। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिनके टायर नहीं होते वो टायरों के स्थान पे उनमें चेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, चलने के लिए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रैक्टर में खालिस्तान प्रयोग की जाती है क्या? मैकेनिकल ब्रेक प्रणाली, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, मल्टी डिस्क ब्रेक प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो ये चार में से आपको बताना है कि जो ट्रैक्टर होता है इसमें कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली है वो इसमें काम में ली जाती है। तो यहां पर ट्रैक्टर में प्रयोग की जाने वाली ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता है ट्रैक्टरों में कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल इनका किया जाता है। तो इसमें मैकेनिकल भी होता है, हाइड्रोलिक भी होता है और मल्टी डिस्क ब्रेक प्रणाली भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रैक्टर द्वारा या ट्रैक्टर में केवल पिछले पहियों में ही ब्रेक लगते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। पहले मैकेनिकल ब्रेक ही प्रयोग होते थे लेकिन वर्तमान समय में हाइड्रोलिक मल्टी डिस्क, तेल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। इससे ब्रेक क्षमता में बहुत बदलाव आया है और पावर ब्रेक है इनको यहां पर कहा जाता है। यानी कि पहले क्या होता था, केवल मैकेनिकल ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद में हाइड्रोलिक आया, हाइड्रोलिक के बाद में यहाँ पर एयर प्रेशर ब्रेक भी आ गए हैं और इसमें ड्रम और डिस्क में भी परिवर्तन हो गया है। पहले ड्रम वाले ब्रेक इस्तेमाल होते थे, आजकल डिस्क के जो ब्रेक हैं इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 63 है, ट्रैक्टरों में पहियों की संख्या आधारित होती है। ट्रैक्टरों में जो पहियों की संख्या वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ट्रैक्टर की कीमत पर, इंजन की क्षमता पर, ट्रैक्टर के भार पर, पहियों की नाप पर। चार जो विकल्प हमारे पास में है, चारों के चारों बेस्ट विकल्प हैं। अब यहाँ पर जो ट्रैक्टर के पहिए होंगे इनकी संख्या किस पर हम छोड़ेंगे? एक तो कीमत पर, एक क्षमता पर यानी कि पावर पर, एक नाप पर, एक भार पर। तो जो पहिए होंगे उनका मेन काम होता है भार उठाना, तो भार पर जो संख्या होती है निर्भर करती है कि भार कितना ढोते हैं, कितना उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी भी ट्रैक्टर के लिए पहिया एवं टायर ट्यूब बहुत आवश्यक होते हैं, जिनके अभाव में ट्रैक्टर का प्रचालन संभव ही नहीं है। पहियों समेत टायर व ट्यूबों का कार्य ट्रैक्टर समेत भार को सहन करने अनुसार पहियों की संख्या निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 आपके सामने, आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रयोग होते हैं। आधुनिक ट्रैक्टरों में कौन से जो है वो मतलब रिम इस्तेमाल किए जाते हैं? आर्टिलरी वुडन स्पोक रिम, वायर स्पोक रिम जो जिसमें तार होते हैं लोहे के, ठीक है, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उनमें मोस्टली यहाँ पे प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम इसमें इस्तेमाल वो की जाती है। अब इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम इस्तेमाल है, अधिकतर पिछले पहियों में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें स्टील को प्रेस करके डिस्क बनाई जाती है तथा इनके आउटर रिंग को इनके साथ वेल्ड कर दिया जाता है। कुछ रिमों में नट बोल्ट तथा रिवेट का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसका भार हल्का करने के लिए इसमें कुछ भाग काट दिया जाता है, इसके कारण मजबूती पर कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। कुछ भाग को यहाँ पर क्या है बीच में से काट देते हैं रिम के अंदर जिससे कि वो हल्की हो जाती है, लेकिन जो हल्की जहाँ से उस भाग को काटा जाता है उससे उसकी जो कमजोरी या मजबूती पर कोई भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है।
ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारे सामने 65 है। इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? ये प्रश्न आपके आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट में 2007 में पूछा गया था। तो यहाँ पर कौन सा इंजन का भाग है? तो सिलेंडर है, पिस्टन है, फ्लाईव्हील है। ये कील नहीं है भाई, ये व्हील है, ठीक है। ये कील नहीं, व्हील है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इंजन के पावर स्ट्रोक से जो शक्ति विकसित होती है वह कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंकशाफ्ट तथा उस पर लगे फ्लाईव्हील को घुमाती है। इंजन के मुख्य भाग सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, इंजन वाल्व, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाईव्हील है। यहां भी कील आया है, ये कील नहीं भी व्हील है, ठीक है। ये आदि होते हैं, ठीक है। तो ये इंजन के पार्ट हैं। आपको थोड़ा सा, एक इंजन के मूविंग पार्ट भी होते हैं, इंजन के वह स्थित जो स्थिर पार्ट भी होते हैं, स्टेटरी जो पार्ट होते हैं। तो मूविंग पार्ट में आपको पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग कैम शाफ्ट है, क्रैंक और कैम दोनों शाफ्ट यहाँ पर हो जाती है। और जो स्थिर पार्ट होते हैं जैसे कि सिलेंडर हेड है, ब्लॉक है, ऑयल सम्प है, ये चीज़ें होती है, सिलेंडर बोर है। तो प्रश्न संख्या 66 है। लगभग आधुनिक पावर स्टेशन पर आधारित होते हैं। लगभग आधुनिक पावर स्टेशन खालिस्तान पर आधारित होते हैं। स्ट्रीम इंजन, स्ट्रीम टरबाइन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो जो वर्तमान में आधुनिक पावर स्टेशन जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 66 का जवाब होगा वो हो जाएगा स्ट्रीम टरबाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रीम टरबाइन। लगभग आधुनिक पावर स्टेशन जो होते हैं स्टीम टरबाइन पर आधारित होते हैं और इन्हें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। स्टार्ट करने के लिए अधिक समय भी लेते हैं और आईसी इंजनों के विपरीत इन्हें शीघ्रता से स्टार्ट और रोका नहीं जा सकता। ये स्टैटिक पावर पैदा करने के लिए आदर्श रूप से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग जो आधुनिक पावर स्टेशन होंगे वो लगभग आधुनिक जो पावर स्टेशन होंगे वो स्ट्रीम टरबाइन के द्वारा यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। लगभग आधुनिक पावर स्टेशन स्टीम टरबाइन पर आधारित होते हैं परंतु इन्हें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। स्टार्ट होने के लिए अधिक समय लेते हैं। आईसी इंजनों के विपरीत इन्हें शीघ्रता से स्टार्ट और रोका नहीं जा सकता। ये स्टैटिक पावर पैदा करने के लिए आदर्श होते हैं, यानी कि एक जगह पर खड़े खड़े, ठीक है। स्टैटिक यानी कि खड़े खड़े, गति चलायमान, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए यूज नहीं है अभी इनका। ये आधुनिक पावर स्टेशन की बात हो रही है। इंजन की बंद अवस्था से इनमें से क्या लाभ होता है? इंजन की बंद अवस्था से ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत, इंजन के अवयवों की सुरक्षा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शानदार प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 67 है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप इंजन की बंद अवस्था की बात करते हैं तो ईंधन की बचत तो होगी और इंजन के अवयवों की भी सुरक्षा होगी क्योंकि वो अनावश्यक रूप से गति नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बेनिफिट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यानी कि इंजन की बंद अवस्था से ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत के साथ ही साथ इंजन के अवयवों की सुरक्षा भी होती है। सामान्य अवस्था में इंजनों को बंद करने के लिए निम्न प्रक्रिया करनी पड़ती है। इंजनों में अंतःक्षेपक पंप की क्रिया को अवरुद्ध करना। अंतःक्षेपक, अब यानी कि अब इंजन को बंद कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहला अंतःक्षेपक, यानी कि जो आपके इंजन के अंदर इंजेक्टर है या फ्यूल पंप है उससे फ्यूल की सप्लाई को रोकना। तो ठीक है, तो इंजेक्टर जो होता है उसे अंतःक्षेपक कहते हैं। इंजनों में निकास वाल्व को खुला बनाए रखे, ये दूसरा तरीका है। इंजन में निकास यानी एग्जॉस्ट जो वाल्व होता है उसको खुला छोड़ दो आप, जिससे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बंद हो जाएगी। इंजनों में ईंधन के वितरण को रोकना, इंजन में ईंधन के वितरण को, यानी कि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वहां से फ्यूल सप्लाई जो है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको रोक कर भी आप इंजन को बंद कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको अगर यहाँ पर इंजन को बंद करना है तो इंजन में फ्यूल की सप्लाई को रोकना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी कि आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं, अब आपने इसका काम में ले लिया, इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे? तो बंद करने की यानी कि आपको यहाँ पर क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाना है। तो बंद करने की आवश्यकता है, चालू रखने की, मध्यम स्थिति में रखने की, इनमें से कोई ना। आप सभी को पता है कि भी अगर किसी गाड़ी को क्रियाशील अवस्था से अगर आप स्थिर अवस्था में लाना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको बंद करने की आवश्यकता यहां पर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 68 की परिभाषा है। इंजन के उपयोग के पश्चात इसे क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए बंद करने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 69 है, ऑटोमोटिव इंजन संचालित होते हैं किसके द्वारा? बिना मोटर, वायु द्वारा, वैद्युतिक मोटर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑटोमोटिव यानी कि जो वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो आपके इंजन होते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो आप सभी को पता होगा ऑटोमोटिव गाड़ियों में जो इंजन स्टार्ट होते हैं, इंजन संचालित होते हैं, वो एक वैद्युतिक मोटर द्वारा स्टार्ट होते हैं। जैसा कि हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ बैटरी से स्टार्ट होता है, किससे होता है? सेल्फ बैटरी के माध्यम से स्टार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैद्युतिक मोटर द्वारा। ऑटोमोटिव इंजन विद्युत मोटर द्वारा संचालित होते हैं। इसके लिए डीसी की 12 वोल्टेज की मोटर का उपयोग किया जाता है। ये मोटर बैटरी के करंट से घूमती है। स्विच ऑन करते ही इसकी पिनियन घूमते हुए आगे बढ़ती है। पिनियन के दांते फ्लाईव्हील के रिंग गियर को घुमाकर इंजन को स्टार्ट करते हैं। इंजन मोटर को करंट पहुंचाने के लिए सोलेनोइड स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो सोलेनोइड स्विच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंजन मोटर को करंट पहुंचाने के लिए सोलेनोइड स्विच का इस्तेमाल वो किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। प्रश्न संख्या 70 है, अंतःदहन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम नहीं होता है। इसके लिए क्या अनिवार्यता है? भाई अगर स्वतः स्टार्ट होने के लिए क्या जरूरी होता है? बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, और स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है, और उपयुक्त सभी। शानदार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है आपको। मैं थोड़ा सा इसमें वेट करूंगा, आप देखें कोई जवाब इसका दे पाते हैं क्या। अगर आपको आ रहा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। अंतःदहन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम नहीं होता। वो स्वतः स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, यानी कि बाहर से किसी मोटर को लगाने की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर अंतःदहन इंजन को यहां पर स्टार्ट करने के लिए इन सभी कारणों की, सभी उपायों की यहां पर आवश्यकता होती है। अंतःदहन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षमता की आवश्यकता नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए बाहरी अवयव यानी कि सेल्फ स्टार्टर मोटर, संपीड़ित वायु या स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है। ट्रकों, ट्रैक्टरों तथा उद्यमों के औद्योगिक संयंत्रों में प्रयुक्त कुछ बड़े इंजन संपीड़ित हवा से या फिर छोटे स्टार्टिंग इंजन से परिचालित किए जाते हैं। परंतु ऑटोमोटिव इंजन स्पार्क इग्निशन और डीजल एक छोटे किंतु शक्तिशाली वैद्युतिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं, जिसे क्रैंकिंग या स्टार्टिंग मोटर है वो कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने इगोत्तर है, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? ट्रैक्टर का जो इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? पेट्रोल इंजन में अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक है महंगे होते हैं, ठीक है। पेट्रोल गांव में कम उपलब्ध होता है, ये कारण नहीं है। पेट्रोल का उपयोग अशिक्षित गांव वालों के लिए अधिक असुरक्षित होता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई ये भी गलत है। तो ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता, इसका कारण आपसे अगर पूछ लेते हैं तो जैसा कि इसमें जो कारण बताए गए हैं उसी टाइप से आपको कारणों की पहचान करनी है। तो ट्रैक्टर में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन और महंगे ईंधन के कारण क्या होता है, ट्रैक्टर के लिए आवश्यक है, और ये महंगे होते हैं तो इनका यूज नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न संख्या हमारे गोत्र की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक या महंगे होते हैं, यानी अनावश्यक बिना काम के। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, सभी को पता है। मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो एक इंजन जो होता है वो किसको किस में बदलता है? इंजन जो है वो एक हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। हीट यानी कि जो यहाँ पर गैसें फैलेगी और उसमें उष्मा पैदा होगी, यानी कि हीट पैदा होगी, तो उस हीट के कारण पिस्टन मूवमेंट करेगा और पिस्टन घूमना यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंजन एक यंत्र है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है और इस ऊर्जा से लाभदायक कार्य किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 73 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 73 है, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? सिलेंडर में पिस्टन के लिए जो गति करने का अधिकतम उच्च बिंदु जो होता है, ये माना कि ये आपका जो सिलेंडर है इसमें जो पिस्टन होता है यहाँ पर माना कि टॉप तक जाता है, नीचे तक जाता है। तो टॉप जहां तक जाता है वो टीडीसी कहलाता है, नीचे जहां रहता है साथियों वो रहता है बीडीसी। तो नीचे वाले को बीडीसी, ऊपर वाले को टीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो यहां पर जो होगा अधिकतम उच्च बिंदु टीडीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर है वो हो जाएगा।
यहाँ पर सिलेंडर के पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी कहते हैं तथा निचली बिंदु को बीडीसी कहते हैं। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक की लंबाई कहा जाता है। यह भी याद रखें भी, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक की लंबाई कहा जाता है। इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? सिलेंडर है, पिस्टन है, फ्लाई व्हील है, सभी है। तो आप सभी को ये सभी के सभी जो है आपके इंजन के भाग होते हैं। सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, फ्लाई व्हील, इंजन वॉल, केम सॉफ्ट तथा क्रैंकशाफ्ट इंजन के प्रमुख आधार भाग होते हैं। इसके साथ ही सिलेंडर हेड, गैस्केट, पिस्टन रिंग, गजन पिन, वॉल्व, स्प्रिंग तथा लोक आदि भी इंजन के प्रमुख भाग यहाँ पर होते हैं। इंजन जो होता है वो हर एक छोटे मोटे पुर्जे से मिलकर यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल में क्या होता है? उसका ध्येय, उसका कार्य, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि यहाँ पर इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के लिए मूल रूप में क्या होता है? प्रश्न संख्या 75 का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में तुरंत सभी साथी आप छाप दें। जिस भाई को भी आ रहा है तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे भाई। यानी कि जो इंजन के में उसके अवयव जो होते हैं उनको संयोजित करने में मूल में जो होता है वो एक तो मेन ध्येय होता है, एक कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। उद्देश्य भी होता है और एक ध्येय भी होता है, प्रण जिस संकल्प जिसे कहते हैं। किसी इंजन की उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल में उसको इंजन बनाने का ध्येय तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य होता है। ठीक है, इंजन को तैयार क्यों किया जाएगा, इंजन को क्यों बनाया जाएगा, उनका एक ध्येय होगा, उनका एक क्या होगा, कार्य होगा। तो यहाँ पर कार्य और ध्येय यानी उद्देश्य, यानी उसका एक तो उद्देश्य हो जाएगा और एक उसका वर्किंग हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76 है। इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है? इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना? खोलने बांधने का तरीका, अवयव व उनकी कार्य की, इंजन की क्रियाशील स्थिति और ये सभी। प्रश्न संख्या जो 76 है, शानदार प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भी इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है। तो इंजन को बांधा कैसे जाता है, अवयव की व उनकी कार्य की, यानी कि इंजन के जो भाग होते हैं उनके काम, और इंजन की क्रियाशील स्थिति, इंजन चलता रहे, क्रियाशील रहे, ये भी आपके यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना जरूरी है? ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर पीछे छिंतर का हम व्याख्या देखते हैं। इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इंजन को खोलने बांधने का तरीका, अवयव व उनकी कार्य की तथा इंजन की क्रियाशील स्थिति, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 आपके सामने है जो कि लोको पायलट में पूछा गया है। वाहन के आगे के बोझ को इनमें से कौन सहन करता है? तो आगे का जो बोझ होता है सभी को पता है, अगला जो धुरा होता है, अगली जो एक्सल होती है वही यहाँ पर सहन करती है। एक्चुअल में ये प्रश्न पेपर में ये पूछा गया था कि वाहन के बोझ को इनमें से कौन सहन करता है, वाहन के बोझ को। तो इसमें अगला इसका जवाब आया था, तो ये अगला जो नाम है वो मैंने लिखा है। ठीक है, ये प्रश्न भी असिस्टेंट लोको पायलट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 77 की व्याख्या देख लेते हैं। धुरे को उस धरन की भांति माना जाता है जिसको कि सिरों पर टेक दिया गया हो। यह एक वाहन का वह भाग है जिस पर 2 मध्य स्थानों पर भार आता है। इसमें अगला धुरा वाहन के आगे के बोझ को सहकर उसको सड़क पर चलने में मदद करता है। स्टीयरिंग यंत्रावली भी इसी के साथ संयोजित की जाती है। पिछला धुरा वाहन के पिछले बोझ को सहकर पावर के ट्रांसमिशन में सहायता यहाँ पर वो करता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं 78 पे। कोई गाड़ी जो है वो यहाँ पर 4x2 व्हीकल ड्राइव में 4 जो प्रदर्शित है वो करता है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो 4x2 यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ पर जो ये 4 है ये क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 78 है कि 4x2 व्हीकल ड्राइव में 4 प्रदर्शित करता है। व्हील की संख्या को, ड्राइव व्हील की संख्या को, स्ट्रोक की संख्या को, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4x2 है, ये इसमें ड्राइव व्हील की संख्या को ये डिनोट है, वो करता है कि ड्राइव व्हील की संख्या है वो कितनी होती है। 4x2 व्हीकल ड्राइव में 4 ड्राइव व्हील की संख्या को प्रदर्शित करता है। इन व्हीलों की संख्या के आधार पर वाहन सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। 2 व्हीलर यानी कि 2 व्हीलर और व्हीकल, और 4 व्हीलर व्हीकल, यानी कि एक 2 पहिया ड्राइव के लिए होते हैं, एक 4 पहिया ड्राइव के लिए होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्य भारी वाहन उत्पाद है वाइकिंग, चीता, हिप्पो टिपर, कोल कॉर्नर और उपरोक्त सभी।
शानदार प्रश्न है, मुख्यतः भारी वहन उत्पाद पूछा है, वाहन उत्पाद पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल कॉर्नर, हिप्पो टिपर और वाइकिंग चीता। ये तीनों ही जो क्या है, भारी उत्पाद है। मुख्य भारी उत्पादन वाहन निम्नलिखित है, वाइकिंग चीता, फोल कॉर्नर, हिप्पो टिपर वर्तमान में भारी वाहन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। जो टिपर होता है ना, टिपर, इसमें क्या होता है, जो ट्रॉली होती है छोटी सी पीछे, यहाँ पे तो क्या टेम्पू होता है, यहाँ पे टेम्पू होता है और टेम्पू यहाँ पे इस डाले तक गाड़ के सामान को ले जाता है। ठीक है, टेम्पू है वो यहाँ तक डाल के इसमें सामान वो ले जाता है, तो इसे टिपर कहा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 80 है, इंजन का स्टेशनरी भाग नहीं है। स्टेशनरी का मतलब होता है यहाँ पे यह स्थित, स्थिर। हम स्टेशनरी का भाग का मतलब स्थिर कह सकते हैं। तो सिलेंडर हेड स्थिर रहता है, फ्लाई व्हील गोल घूमता है, फ्यूल पंप यहाँ पे स्थिर भी रहता है, एयर क्लीनर ये स्थिर रहता है। तो प्रश्न संख्या 80 का जो जवाब होगा, आप सभी को इसका जवाब तो आ गया होगा यार, सभी को पता होगा, फ्लाई व्हील लगातार मूवमेंट करता है ना, जिसके साथ कलश लगती है। तो इंजन में फ्लाईव्हील स्टेशनरी भाग नहीं होता, इंजन के स्टेशनरी भाग निम्नलिखित है। स्टेशनरी में सिलेंडर हेड है, फ्यूल पंप है, एयर क्लीनर है, सिलेंडर ब्लॉक है, क्रैंक केस है, ऑयल फिल्टर है, ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक कार्बोरेटर चौक है, और यहाँ पे स्पार्क प्लग है और इग्निशन डिवाइस है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक, ये नाम गलत आ गया अब, यहाँ पे सीधा कार्बोरेटर चौक ही आता है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट है। मोमेंट पार्ट की पूछे तो एकदम पिस्टन आपका मोमेंटिंग पार्ट होता है। पिस्टन हो गया आपके, जो फ्लाईव्हील हो गई, क्रैंकशाफ्ट हो गई, कैमशाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रोड हो गई, ये सारे के सारे मूविंग पार्ट है। प्रश्न संख्या हमारे सामने 81 है, गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग स्थान बना रहता है जिसको कहते हैं डिक्की, ट्रंक बॉक्स, ए बी और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डिक्की भी बोल देते हैं और ट्रंक बॉक्स भी बोल देते हैं। गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग स्थान बना रहता है जिसको डिक्की तथा ट्रंक बॉक्स कहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक बैग में डिक्की का स्थान ले लिया है, जिसके लगे होने से सीट पर बैठे व्यक्ति को कोई समस्या भी नहीं होती है। तो यहाँ पर गाड़ियों में जो पीछे डिक्की होती है उसको डिक्की या ट्रंक बॉक्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, सिंगल डेक तथा डबल डेक प्रकार होते हैं किसके, तो सिंगल और डबल जो डेक होती है, डेक हमेशा बस से संबंधित है, तो ये बस से रिलेट यहाँ पर करती है। सिंगल डेक तथा डबल डेक बसों के प्रकार हैं। बसें परिवहन का मुख्य साधन है। देश भर में बसें भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। अपने गंतव्यों को जाने वाले हजारों लोग बस सेवा का प्रतिदिन यहाँ पर उपयोग है वो करते हैं। बिल्कुल ये जायज बात है कि बसों में ही ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, व्हील ट्रैक क्या होता है। एक तो होता है व्हील ट्रैक, एक होता है व्हील बेस। तो यहां पर मैं आपके सामने 4 टायर बनाऊंगा पहली बात तो। ठीक है, ये 4 टायर मैंने बनाए, तो ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है। तो एक तो होता है व्हील ट्रैक, होता है व्हील बेस। तो जो दो टायरों के बीच की जो दूरी है, 2 टायरों के जो बीच की दूरी है, ये क्या होगी, ये आपकी होगी व्हील ट्रैक। यानी पिछले पहियों के बीच की दूरी, अगले पहियों के बीच की दूरी, अगले व पिछले पहियों के बीच की दूरी, ऊपर में से कोई नहीं। अब देखो प्रश्न संख्या 83 जो है व्हील ट्रैक का पूछा है, तो व्हील जो ट्रैक का पूछ ले तो आप आंसर पिछले में दोगे या आगे वाले में दोगे, कौन सी में दोगे बताओ, आगे वाले में दोगे या पिछले पहियों में। व्हील ट्रैक हमेशा आगे वाले पहियों में यहाँ पर देखा जाता है। व्हील ट्रैक होगा आगे वाले जो 2 पहिए होते हैं, दोनों पहियों के बीच की जो दूरी है वो व्हील ट्रैक होगा। ठीक है ना, व्हील ट्रैक हमेशा आगे से देखा जाएगा। यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी मोटर के अगले पहियों के बीच की दूरी, किसी मोटर के अगले पहियों के बीच की दूरी को व्हील ट्रैक कहते हैं। मोटर गाड़ी की बॉडी दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, मोटर गाड़ी की बॉडी जो है वो दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण भाग है। कार्य के अनुसार इसका चयन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभार्जन किया जा सकना वो संभव है हो सके। बिल्कुल सही बात बताइए। व्हील बेस क्या होता है, ये भी आ गया देखो। तो आपकी गाड़ी के जो 4 जो टायर होते हैं, इनमें मैं व्हील आपको बेस बताऊंगा कि व्हील बेस क्या है। एक तो अभी मैंने व्हील ट्रैक बताया, व्हील बेस होता है जो आगे की एक्सल है, पीछे की एक्सल है, इन पीछे और आगे की एक्सल का जो सेंटर पॉइंट मिल रहा है, ये जो दूरी है आगे की एक्सल और पीछे की एक्सल के बीच की जो दूरी है वो यहां पर क्या कहलाती है, व्हील बेस कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी, अगले हब के सेंटरों के बीच की दूरी, अगले व पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी मोटर के अगले व पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी व्हील बेस कहलाती है। यह भी भार के अनुरूप प्रयुक्त है वो होती है। प्रश्न संख्या 85 है,
भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म नहीं है। प्लेटफॉर्म, डंपिंग, ट्रेलर और डरिक। भार उठाने के अनुसार ट्रक की जो किस्म है वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म, डंपिंग, ट्रेलर, डरिक। तो जो ट्रेलर होता है ये भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म नहीं है, ट्रेलर जो होता है। यहाँ पर देखते हैं, भार उठाने के अनुसार ट्रेलर ट्रक की किस्म नहीं है। कारखानों में ट्रेलरों को विभिन्न स्थानों पर सामान भरने के लिए छोड़ा जाता है और सामान भरने के बाद इन्हें किसी भी ट्रैक्टर में जोड़कर अभिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जो एक इसमें प्रश्न पूछा है भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म, तो ट्रेलर क्या है, एक प्रकार की ट्रॉली है, न कि ट्रक है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म है, डंपिंग है, डरिक है, ये सभी भार उठाने में सक्षम है, स्वयं भार उठाते हैं। लेकिन जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर को किसी ट्रक से जोड़ा जाता है। यानी कि ट्रेलर और अर्ध सेमी ट्रेलर आपने नाम सुने होंगे, यानी कि ट्रेलर ये है माना कि, ठीक है। और यहाँ पर इसके एक टायर यहाँ है, एक यहाँ है। एक तो ये ट्रेलर होता है, एक ट्रेलर इस टाइप से होता है जिसकी एक ही साइड में यहाँ पर क्या होता है, जो है पहिए होते हैं, तो ये सेमी ट्रेलर होता है। ये हमेशा दूसरी गाड़ी से यहाँ पे टोचन होती है। ठीक है, तो वो किस साइड से भी आप कर लो इनको। पर्सन सिंह 86 है, टिप्पर से संबंधित कथन है। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पिछले समतल भाग पर भारी सामान रखने की जगह देना, पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रखकर जाना और खेतीबाड़ी के कामों के लिए उपयुक्त रूप से इसको काम में वो लेना। तो पर्सन संख्या जो 86 होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रखकर जाना। यानी जो बॉडी होती है वहाँ बॉडी तक आप सामान भर सकते हैं, उसे कहते हैं टिपर। पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रख कर जाना टिप्पर से संबंधित कथन है, यहां पर होता है। पर्सन सिंह 87 है, मुख्यतः सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। सार्वजनिक सवारी जो गाड़ी होती है, बस का, कार का, ट्रक का, इनमें से कार तो सार्वजनिक होती नहीं है, ट्रक का यहां पर सार्वजनिक सवारी गाड़ी वो नहीं हो सकता, तो बस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्यतः सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में बस का उपयोग करते हैं। बसें भारत में परिवहन का मुख्य स्थान है या मुख्य साधन है। देश भर में बसें भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम होता है। भारत में बसें मुख्य और संपर्क मार्गों को जोड़ने का काम करती है तथा यात्रियों को मितव्ययी और सुगम सेवा सुलभ वो कराती है। कौन? बसें। पर्सन सिंह 88 है, एलटीवी का पूरा नाम, यानी कि एलटीवी जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसफर व्हीकल, ट्रांसफर नहीं होगा, लोडिंग ट्रांसपोर्ट, लाइट टूरिस्ट पर जो व्हीकल है। तो एलटीवी की फुल फॉर्म जो होती है, आप सभी को ये तो आनी चाहिए। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताएं भाई, एलटीवी। ठीक है, तो एलटीवी का पूरा नाम बताएं भाई। तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। पर्सन सिंह 88 का जो व्याख्या है, एलटीवी का पूरा नाम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ऑटो उद्योग विश्व के पुराने एवं बड़े उद्योगों में से एक है। भारत में भारी वाहनों में ट्रक्स, मशीनें, एम्बुलेंस और सब स्कूल बसें यहाँ पे आती है। किसमें? भारी वाहनों में। भारी वाहनों में यहाँ पर मशीन भी है, एम्बुलेंस भी है, स्कूल बस भी है और ट्रक्स भी है। तो ये किस में आते हैं? हैवी गाड़ियों में आते हैं, भारी वाहनों में इनको शामिल किया जाता है। मोटर व्हीकल को मुख्यतः वर्गों में बांटा गया। मोटर व्हीकल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 2, 4 और 5। जो मोटर व्हीकल है इनको मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणी में। वो अब श्रेणियां कौन कौन सी है ये भी आप बता दीजिए फिर। तो मोटर जो व्हीकल हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, यात्री गाड़ियों, कार, जीप, बस और सामान गाड़ियां जैसे कि ट्रक है। ठीक है, मोटर वाहन भारत में परिवहन का मुख्य साधन है। देश भर में बसें भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है, जबकि ट्रक को वाणिज्यिक गतिविधियों की जीवन रेखा कहा जाता है। एक केवल बस होती है, एक केवल ट्रक होता है, इन दोनों में काफ़ी फर्क है। जो बस होती है इसका यूज आप सवारियों के लिए करते हैं, जबकि जो एक ट्रक होता है या बड़ा जो माल वाहक होता है वो सामान को वहन करता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं। मोटर वाहन बैकवर्ड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, सेंटर ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव। आप सभी को पता होगा, माना कि ये गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी के एक पहिया यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 पहिए हैं और आप इधर मुँह करके खड़े हैं। तो आपका जो राइट होगा ये होगा, आपका लेफ्ट होगा ये होगा। तो अब आप बताइए मोटर वाहन होते हैं किस साइड में होते हैं? आप जब अमूमन देखते हैं तो गाड़ियाँ किस साइड से कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हैंड ड्राइव। क्या हो जाएगा?
राइट हैंड ड्राइव इसका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हैंड ड्राइव। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य रूप से भारत में मोटर वाहन राइट हैंड ड्राइव वाले होते हैं, जबकि विदेश में मोटर वाहन लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले होते हैं। भारत में वर्तमान में ऑटोमोबाइल उद्योग अत्यंत विकसित एवं मुख्य उद्योग है। भारत में भारी वाहनों में ट्रक्स, मशीनें, एम्बुलेंस और स्कूल बसें आदि यहाँ पर आती है। आप सभी को बताओ, हाल ही में एक स्कूल बस का सवाल पूछा गया था। स्कूल बस के बारे में पूछा गया था, इसका कलर कैसा होता है। कलर येलो बता दिया, सभी को पता था, लेकिन इसके ऊपर एक 5 सेंटीमीटर मोटी स्ट्रिप लगी रहती है, उसका कलर पूछा गया था, तो वो ब्लू कलर में होती है। अधिकांश लोगों को यहाँ पर इसके बारे में भी पता नहीं होता। तो हर गाड़ी की जो पहचान है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर बात आती है केवल परिवहन वाहन की, कि परिवहन वाहन कौन से होते हैं। तो परिवहन वाहन वो होते हैं जो परिवहन करते हैं, किसका, यात्री का, सवारियों का, माल का, जो सामान होते हैं इनका अगर वहन करते हैं, परिवहन करते हैं, तो वो परिवहन वाहन कहलाता है। लेकिन बात आती है जैसे कि एक कोई गाड़ी है वो परिवहन वाहन है या नहीं है, या एक बात आती है कि केवल परिवहन के अलावा एक आता है पब्लिक सर्विस व्हीकल है या नहीं है। जैसे कि एक स्कूल जो बस होती है वो पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं होती, पब्लिक PSV मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। PSV इसके संबंध में एक हमने अलग से जो PSV अलग से जो क्लास वो ले रखी है, आप उसको जरूर देख लें। तो यहाँ पर जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसको भी ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो स्टडी एट होम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके ऊपर चल रहा है। आप किसी भी प्रकार की सहायता व हेल्प के लिए आप दिए गए नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। आज की जो क्लास हुई है, इस क्लास के में जो हमने प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काम के हैं या नहीं है, आपको इसमें कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट आपको मिलता है नहीं मिलता है, प्रश्नों को समझने में सहायता होती है नहीं होती है। तो कमेंट सेक्शन में अपना जो राय है वो जरूर देंगे। जो भी फीडबैक है, फीडबैक आप जरूर दें, ताकि हम अपने आप को मोटिवेट रख सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, और हम आपकी और भी बेहतर तरीके से आने वाले टाइम में मदद कर सकें। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।